अब मैं क्रम को ऐसी जगह लेकर के चलना चाहता हूं जो आपका दिया बुझाने का काम पूरी तरीके से करेगा। नहीं, आप क्यों हंस रहे हो? मुझे लग रहा फूक ही मारेगा। मैं क्रम को वहां लेकर के जाना चाहता हूं जहां देवास से हमारे बीच हास्य का एक ऐसा चितेरा कवि इस मंच पर मौजूद है जो अखिल भारतीय मंचों को गुदगुदाना जानता है, हंसाना जानता है। अनेक बार मैंने उनका काव्य पाठ सुना है और आज ये दावे के साथ कह रहा हूं कि रानीगंज वाले जब उनको सुनेंगे तो उनका मन भी कहीं गुदगुदाएगा। पंक्तियां मुझे याद आती हैं, कहीं दिनेश जी ने कहा कि असर पल भर में हर महफिल में अपना छोड़ जाता है, असर पल भर में हर महफिल में अपना छोड़ जाता है, फिजाओं में महक वो आसमानी छोड़ जाता है, वो आता है तो सब खामोश होके उसको तकते हैं, चला जाता है तो महफिल में चर्चा छोड़ जाता है। देवास से हमारे बीच आए भाई कुलदीप लड़का, उनको मैं आमंत्रण देता हूं कि वो आए और अपनी कविता आप तक पहुंचाएं। आते ही फूंक मारने लगे हैं, देखिए कहां तक पहुंचाते हैं। अब क्या एक एक के कान में आके बोलूं कि ताली बजाओ? भाई साहब ये प्रतापगढ़ है, यहाँ एडवांस पेमेंट की कोई सुविधा नहीं है। नहीं, एडवांस की जरूरत भी नहीं है मेरे को, तो अपन खुद ही एडवांस है। बड़ा अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। रात को 9:20 पर इन्होंने मेरे को खड़ा किया है। मैं आपकी कसम खा के बोलता हूं कि ये जो समय है ये मेरा कविता पढ़ने का समय नहीं है, ये मेरा पीपल पे उल्टा लटकने का समय है। फिर भी मैं आपके बीच में कविता पढ़ रहा हूं, आपको मेरा एहसान मानना चाहिए। बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई, भाई राम बधावर आए थे हमारे बीच में, कवियत्री आई थी अर्चना जी, सबने बड़ा अच्छा काव्य पाठ किया। और देखो क्या होता है कि एक ढंग की फिल्म देखनी है तो 2-4 विज्ञापन झेलना पड़ते हैं। हाँ। अब ये जो थे ये विज्ञापन थे, फिल्म आपके सामने अब स्टार्ट हो रही है। और मित्रों मैं वादा करता हूं जितनी भी देर आपके बीच में खड़ा हूं टेंशन की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा अपना चेचिज भी नहीं है। अब ये बात कर रहे थे कि भगवान साहब पूरा देश राममय हो गया है, कितना राममय हो गया मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ राम का मंदिर बनने वाला है, ऐसा है वैसा। मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं साहब, ये सांप्रदायिक एकता का मंच है। हमारे विधायक जी यहाँ पर कह गए कि एकता की बात करना। और साहब एकता तो क्या है, हिंदू और मुस्लिम जब मिलते हैं तो हम का निर्माण होता है। हम में हाँ हिंदू का होता है, माँ मुसलमान का होता है। ये देश न तो गोलियों से चलता है न बम से चलता है मेरे दोस्त, अगर ये देश चलता है तो इसी हम से चलता है। वाह क्या कहने, वाह वाह। मैं जब घर से निकला कवि सम्मेलन के लिए दादा, तो एक भाई साहब मेरे से टकरा गए। मैंने कहा तू कौन? बोले मैं सुलेमान। बोला आप? मैंने कहा तू सुलेमान तो मैं हनुमान। बोला हनुमान हो? मैंने कहा बिल्कुल हो। बोला हनुमान हो तो सीना चीर के राम दिखाओ। मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा देख भाई अभी कवि सम्मेलन में जा रहा हूं मैं रानीगंज, जब लौटूंगा तो सीना चीर के राम दिखा दूंगा। बोला अभी दिखाओ। हनुमान को कितना समय लगता, अभी सीना चीर के राम दिखाओ। मैंने कहा मेरे पास ना तो कोई अस्त्र है, न शस्त्र है, न चाकू है, न तलवार है। मैं तेरे को राम कहां से दिखाऊं? तो दौड़ के गया और नई की दुकान पे से एक चाकू लेके आ गया, पीछे ही पड़ गया, हाथ धो के बोले सीना चीर के राम दिखाओ। लेकिन भाई साहब भगवान श्री राम के नाम में वो शक्ति होती है कि आदमी राम का स्मरण करके अगर कोई भी कार्य करता है तो उसे उस कार्य में सफलता मिलती है। मैंने भी उसी वक्त भगवान श्री राम का नाम लिया और सीना चीर दिया। वो सुलेमान अस्पताल में भर्ती है। 18 टाँके आए, पुलिस मेरे को ढूंढ रही है, मैं यहाँ कविता पढ़ रहा हूँ, उसके बाद भी तुम ताली नहीं बजा रहे हो। इतनी पीड़ाएं झेलते साहब। कवि पीड़ा का भंडार होता। और हाथ से 2 साल वैसे हमने देखा कि कितने बुरे हम पे गुजरे हैं। मतलब स्थितियां थी, जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क, जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क। मैं तो टेंशन में आ गया था, ऐसा ना हो कि आने वाली संतान हमारी बाली और सुग्रीव के जैसी पैदा हो। हालत ये हो गई। तो इस कोरोना काल में जो सेवाएं हमारी 2 लोगों ने की, एक तो डॉक्टर और एक पुलिस, भाई साहब मैं इस मंच से उनको प्रणाम करना चाहता हूं। डॉक्टर जब भी हमें इंजेक्शन लगाता था तो पहले पूछता था कि पहला डोज दाईं तरफ लगा है या बाईं तरफ, मगर पुलिस वाले अभी तक टैटू लेके घूम रहा हूं मैं।
ये वाला तो देखा हास्य का कवि अपने समाधान अपने तरीके से निकाल लेता है। ये मंच पे अभी हमारे राम बदावर खड़े हुए बोले थे कि ऐसे ऐसे लोग आ गए, हम समर्थन अब्दुल कलाम का करते हैं। कुछ लोग जेएनयू के बाहर खड़े होकर बोलते हैं कि कितने अफजल मारोगे अगर घर से अफजल निकलेगा। तो ये वीर रस के कवि शुरू हो गए कि उधर घर घर से अफजल निकलेगा तो इधर घर घर से महाराणा प्रताप निकलेंगे। समस्याएं कई प्रकार की। मैंने कहा कोरोना काल जो 2 वर्ष हमने बिताए साहब, आदमी की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। एक बड़ी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। कोरोना के इस 2 साल ने हमें बताया कि आदमी रोटी के बिना रह सकता है, कपड़े के बिना रह सकता है, मकान के बिना रह सकता है, लेकिन मेरे दोस्त आदमी अगर नहीं रह सकता है तो आदमी आदमी के बिना नहीं रह सकता है। ये इन 2 सालों में हमने देखा है। बहुत सारी बातें हुई यहाँ पर। हम तो क्या पीड़ाओं को भोगने वाले लोग हैं साहब। स्थितियां ये है कि जब हम कवि सम्मेलन में आते हैं तो कवियों का नामांकन किया जाता है। अब ये कवियों ने मिलकर मेरा नामांकन कर दिया, मेरे नाम के पीछे लगा दिया रंगीला। पर मेरी समस्या ये है कि नाम रंगीला पर ऊपर वाला रंग देना ही भूल गया। ये करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे दिख रहे जिनको बाल देना भूल गया, तो ये ऊपर वाले की मिस्टेक है। हालांकि मैं गंजों का बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि हमारे देश में गंजे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते पूर्ण गंज अर्थात बिना पतरे का मकान, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो, वो भी विदाउट टिकट। ने ऊपर से इनके बड़े बड़े कान ऐसे लगते हैं जैसे कोई साइकिल पे 2 दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा हो। ये गंजों का आनंद है। मेरे घर के पड़ोस में एक चंपालाल जी रहते हैं। भाई साहब उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं, तो हम उनको प्रेम से इकबाल बोलते हैं। अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पे ट्रक चला रहा नकली। अब 5-7 मिनट तो क्या दादाजी को आनंद आया। फिर जो ट्रक के छोटे छोटे पहिए होते हैं वो दादाजी को गड़ने लगे तो दादाजी जोर से चिल्लाए, क्यों रे क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूं। बोले क्यों रे मेरी खोपड़ी कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोले दद्दू दद्दू, ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा हाईवे जिसपे एक भी टोल टैक्स नहीं है। तालियां आपकी कमजोर है। क्योंकि साहब हंसाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मेरे एक मित्र कहते हैं, स्वर्गीय काका हाथरसी जी कहा करते थे कि डॉक्टर वेद बता रहे कुदरत का कानून, जितना हंसता आदमी उतना बढ़ता खून। मैं अगर इतनी लंबी यात्रा तय करके बीच में आया हूं आपके, तो सिर्फ इसलिए आया हूं कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं। क्योंकि स्थितियां क्या कि हम तो कवि हैं, भुगत भोगी हैं, कई प्रकार की समस्या होती है। अभी एक कवि सम्मेलन में हम गए थे बीजलपुर, हमारे खंजन जी का आयोजन था। अब आयोजक का नाम प्रेमनाथ तिवारी, और भाई साहब तिवारी जी ने कवि सम्मेलन केवल इसलिए आयोजित किया क्योंकि उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर कवि सम्मेलन के पहले तिवारी जी मंच पर आए, आकर के घोषणा कर दी कि कवियों को पेमेंट जब ही मिलेगा जब वो मेरे पुत्र पे 4-4 पंक्ति सुनाएंगे। तो सारे कवि टेंशन में, पेमेंट खतरे में फंसा। लल्लन भैया पेमेंट चाहिए तो देश की बात छोड़ो, धर्म की बात छोड़ो, ने वो तिवारी जी के पुत्र पे कविता पढ़ो। फंस गए कवि। एक वीर रस के कवि को खड़ा किया तो वीर रस का कवि गुणगान करा तिवारी जी के पुत्र का कि देखना ये सब का ही बाप बनेगा, तिवारी का बेटा तो प्रताप बनेगा, तिवारी का बेटा तो प्रताप। पेमेंट खतरे में फंसा। कवित्री को उठाया क्या, तुम आओ, तो कवित्री शुरू हो गई। देखना ये उड़ती कोई चील बनेगा, तिवारी का बेटा तो वकील बनेगा, तिवारी का बेटा तो वकील। पेमेंट खतरे में। लेकिन भाई साहब 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया। ये राम बदावर को खड़ा कर दिया, बोले तू आ। तो ये शुरू हो गया तिवारी जी के पुत्र पे कि तिवारी जी, उनकी पत्नी, उनका मंगलसूत्र यही है, ये नेता बनेगा, तिवारी का पुत्र यही है। पेमेंट खतरे में। लेकिन साहब 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया। अगर मैंने सही जवाब दिया हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। मौलिक हाथ से लिखता, मौलिक पढ़ता, मौलिक सुनाता हूँ, बात आप तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे। क्योंकि देश के बड़े कवि मंच पर विराजमान हैं, सारे के सारे चाय पी रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हर उस कवि तक कुलदीप रंगीला की हाई पहुंचे, मुझे छोड़ के जिसके होंठों तक चाय पहुंचे।
साहब ये मेरे साथ ही होता है, इधर लाइट चली गई मैं खड़ा हुआ, इधर चाय आ गई, क्योंकि ये समस्या है। और हुआ क्या, जब मैं देवास से आ रहा ना, यहाँ तो इतने टैलेंटेड लोग हैं, एक दुकान पे लिखा यहाँ प्रधानमंत्री बनाने के तरीके सिखाए जाते हैं। अंदर गया तो चाय बनाना सिखा रहता है। तालियां कमजोर है, क्योंकि साहब जितनी भीड़ है ना, मैंने क्या कहा, जो 4 पंक्ति तिवारी जी को पहुंचाई वही आप तक पहुंचाता हूं। बात आपकी तालियां बताएगी मुझे कितनी देर पढ़ना है। कि घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा। एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला ना डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा। अरे पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा, बड़ा होके यह भी तिवारी। बहुत अच्छा। ये तरीके होते हैं साहब। कितने अफजल मारोगे अगर घर से अफजल निकलेगा। फिर वापस उसी मुद्दे पर आता हूं मैं। अब ये महाराणा प्रताप को खर्च कर रहे हैं इतने छोटे से काम के लिए, लेकिन अपना मानना है कि इतने छोटे से काम के लिए महाराणा प्रताप की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि ये अफजल रहता कहां है। अफजल के घर की फील्डिंग करो, और जैसे ही अफजल घर के बाहर निकले, गुरुजी अपने को उसको नहीं मारना। अपन क्या करो कि अपन अफजल के घर में घुस जाओ और अंदर से लगा लो सांकल। अब अफजल कहां बाहर, अपन कहां अंदर। अब अफजल के घर से जो निकलेगा वो अफजल थोड़ी होगा, गंगाराम होगा, सीताराम होगा, राधेश्याम होगा, अफजल होगा। बहुत अच्छे। हम हमारे तरीके से हमारा काम कर लेते हैं। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आपके योगी जी कहते हैं ना पटाऊंगा ना पटाने दूंगा। जिसको मोहब्बत करनी है वो मध्य प्रदेश में आके मोहब्बत कर रहा है। तब 4 पंक्ति पहुंचाता हूं, आनंद लेना मंच पे बड़ा अच्छा। देखो मैं रिसर्च का कवि हूं, मैं आपको बता दूं मेरे पास कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है, लेकिन मैं रिसर्च करता हूं। जैसे पहले जो कवि सम्मेलन होते थे, आप देखना उस कवि सम्मेलन में क्या बड़े बड़े कवि होते थे, एक कवित्री होती थी। लेकिन आजकल कवि सम्मेलन के भी संस्कार बदल गए, मंच पे 2 कवित्रियां होती है। तो गुरुजी मैंने 3 वर्षों के रिसर्च के पश्चात इस नतीजे पे पहुंचा कि मंच पे 2 कवियत्रियां क्यों होती है। अब मेरा रिसर्च सुनना। क्या होता है कि हम किसी भी हलवाई को रसोई का अगर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो वो हमेशा अपने साथ 2 महिलाएं लेके आता है। एक तो बड़ी खूबसूरत होती है, दूसरी कम खूबसूरत होती है। अब जो कम खूबसूरत होती है ना, वो पूड़ी भी बना लेगी, सब्जी भी बना लेगी, गुलाब जामुन भी बना लेगी, लेकिन जो बहुत खूबसूरत है वो इतना सारा लहसुन का ढेर लगाएगी, वो लहसुन छिलेगी। आप 10 बजे जाओ तो लहसुन छिलेगी, 2 बजे जाओ तो लहसुन छिलेगी, यहाँ तक कि लोग बाग खाना खा के घर चले जाएं उसके बाद भी जाओ तो भी लहसुन छिलेगी। तो मैं इस रिसर्च पे पूछा कि उसको बुलाते क्यों है, हलवाई उस महिला को 500 रुपए किस बात के देता है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ऐसी खूबसूरत महिला को वो इसलिए लाता है कि उसको बिठाने से काका जी, मामा जी, फूफा जी ये बार बार आके बोलते रहते कि चाय वाय लगे तो बता देना, बाकी कोई खास बात नहीं है। और साहब कुलदीप रंगीला तो वो कवि है, जब मैंने काव्य यात्रा की शुरुआत की, लल्लन भैया आपकी इस माटी को इसलिए प्रणाम करता हूं कि ये राम की धरती है, ये कृष्ण की धरती है। कुलदीप रंगीला ने जब आज से 15 वर्ष पहले अपने कविता की शुरुआत की थी, तो पहला कवि सम्मेलन अगर कहीं पड़ा था तो आपसे कुछ दूरी पर प्रतापगढ़ में मैंने पहला कवि सम्मेलन पढ़ा था। आज हम हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं, हमें 50,000 1 लाख तक के लिफाफे मिलते हैं संस्कृति विभाग में, लेकिन 15 वर्ष उस कवि सम्मेलन में मुझे मात्र 1100 रुपए का एक लिफाफा मिला था। और उस 1100 रुपए की कीमत इन लिफाफों से बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो मेरे जीवन का पहला लिफाफा था। और जिस वक्त वो लिफाफा मुझे प्राप्त हुआ, मैंने संकल्प लिया, मैंने कसम खाई कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण। वाह 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 वाह। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। इतने टेंशन में आगा
इतना लोड मैंने क्या कहा कि मेरे को बिल्कुल गंभीरता से मत लेना साहब, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन तो आदरणीय हमारे सौरभ भैया हैं, हमारे आपके हर्ष भैया हैं, जो आपके क्षेत्र का गौरव है। मैं 4 पंक्ति इनको सौंपना चाहता हूं कि इनकी क्या स्थिति है देश में, कि हर गली हर शहर हर मकान सुनता है, मृतकों की आत्मा संतों का ध्यान सुनता है। और हर्ष भैया कवि है, मगर हमें खुशी इस बात की है कि इन्हें इनका नगर नहीं पूरा हिंदुस्तान सुनता है, इन्हें इनका नगर नहीं पूरा हिंदुस्तान सुनता है। तो साहब आपके चेहरों की मुस्कुराहट हमारे लिए और पैसा मायने नहीं रखता है। मैं सच बताऊं, पैसों की तो ये स्थिति, और जितने लोग यहाँ पर बैठे ना सब राष्ट्र भक्तों की भीड़ है। अभी यहाँ पे फिल्मों की बात करी थी कि फिल्मों का बाइकआउट हो रहा है, इन्होंने बताया कि बोले आदि पुरुष बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए। साहब जितने लोग इस सदन में बैठे हैं, मैं सीना ठोक के बोल सकता हूं कि राष्ट्र भक्तों की भीड़ है, वरना राष्ट्रद्रोही मिलके एक फिल्म बनाते हैं जिसका नाम होता है लाल सिंह चड्ढा। 350 करोड़ में बनने वाली वो फिल्म भी इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाती है जितने लोग यहाँ पर इस अवसर में इकट्ठे हुए हैं। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वरना हमने तो बाइकआउट कर दिया गुरुजी। पहले फिल्में आया करती थी, फिल्मों के नाम बड़े प्यारे होते थे, जय संतोषी माँ, नदिया के पार। आजकल फिल्मों का देखो नाम आते हैं, फिल्मों का नाम होता है टॉयलेट, मतलब इंटरवल में भी आदमी वही देख रहा है। गीत आते थे साहब, कितने प्यारे गीत हुआ करते थे। अभी परसों के दिन में टेलीविजन पे एक गीत देख रहा, टीवी ऑन करी, गीत चल रहा उस पे, आज मैं जवान हो गई हूँ, वो मिट्टू मियाँ तो पिंजरे में से मिट्टू बोलता है, ये गीत। और आजकल के गीत, तेने मारे एंट्री यार, दिल में मची घंटी यार, टन 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 टन। ऐसा लगता ही नहीं है कि गीत बज रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे घर के बर्तन उठा के बाहर फेंके जा रहा हूं। गीत हुआ करते थे साहब, हम गीतों के माध्यम से बात कर लिया करते थे। अभी मेरे पहले हमारे अर्चना जी आई थी, आपने उनकी आवाज सुनी, क्योंकि उनके गले में साक्षात मां सरस्वती विराजमान है और मेरे गले में भेरू जी। तो इसलिए अपन बाथरूम सिंगर है, कवि सम्मेलन के लिए निकलना था। मैं बाथरूम में स्नान कर रहा, स्नान करते करते साबुन लगाते लगाते मैंने बाथरूम के अंदर एक गीत प्रारंभ किया। बाहर मेरी पत्नी ने जवाब दे दिया, गीत क्या मैंने प्रारंभ किया? अरे पानी में जले रे मेरा गोरा बदन, गोरा बदन मेरा गोरा बदन। पत्नी ने जो जवाब दिया, उसके जवाब पे पूरा सदन ताली बजाना ना, वो बाहर झाड़ू लगाते वो शुरू हो गई कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। ये गीत हुआ करते थे साहब, हम बात कर लिया करते थे गीतों के माध्यम से। हमारे यहाँ एक जो है शर्मा जी थे, उनका पत्नी से झगड़ा हो गया, वो तमिलनाडु के मदुरई में चला गया। साल भर बाद लौटे तो पत्नी की गोद में एक छोटा सा बच्चा, तो उनने गीत में पूछा, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? पत्नी भावुक थी, उसने गीतों में ही जवाब दिया। और पत्नी ने क्या कहा कि यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया। बहुत अच्छे। ये हालत हो गई बाबूजी। आपके टाइम पे जब दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठते थे तो क्या प्यारे गीत बजते थे कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अभी हमारे यहाँ उज्जैन में एक बारात निकल रही, मैं भी गया बारात में, और बैंड वाला गाना बजा रहा दूल्हे को देख के, तुझे दूल्हा किसने बनाया रे भूतनी के, तुझे घोड़ी किसने चढ़ाया रे भूतनी के। ये हालत है। माता बहने दीदी बैठे, हम जानते हैं कि जब बिटिया की विदाई होती है तो विदाई पे एक गीत हिंदुस्तान की फिल्मों ने ऐसा दिया है, उस गीत को हम कहीं भी सुने हमारी आंखें नम हो जाती है। वो गीत आप जानते हैं कौन सा गीत था? वो गीत था कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। अभी हमारे यहाँ एक लड़की की विदाई हो रही, और विदाई के टाइम पे बैंड वाला बाहर गीत बजा रहा, और गीत कौन सा बजा रहा? अरे देख 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 तू यहां वहां ना फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। इधर दुल्हन विदा ने, उधर गीत चालू कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये कर दिया साहब, हमने क्या स्थिति कर दी है। क्यों बहिष्कार करा बॉलीवुड फिल्मों का? हम तमिल फिल्मों की तरफ चल पड़े कि पुष्पा राज में झुकेगा नहीं साला। लेकिन साहब एक बड़ी बात आपके बीच में कह देना चाहता हूं कि पुष्पा राज झुके न झुके, ये कुलदीप रंगीला झुकेगा। ये सत्य है कि झुकने वालों में हमारा नाम दर्ज नहीं होता है।
लेकिन साहब अगर झुकने से हमारे रिश्तों में मजबूती आती है तो फिर हमें झुकने में कोई हर्ज नहीं होता है। झुकने से हमारे रिश्तों में मजबूती आती है तो फिर हमें कोई हर्ज नहीं होता है। ये कुलदीप रंगीला झुकेगा, उसके आगे झुकेगा जिसके मन में सच्चाई है, उसके आगे झुकेगा जिसके मस्तिष्क में उसके पिता और उसकी माई है, उसके आगे झुकेगा जिसने इस मिट्टी के लिए अपनी जान गंवाई है, और उसके आगे झुकेगा साहब जिसने हिंदुस्तान में फिल्म द कश्मीर फाइल बनाई है, जिसने हिंदुस्तान में फिल्म द कश्मीर फाइल बनाई है। ये हालत है साहब फिल्मों की। फिल्म आ गई केरला स्टोरी, सारे राजनेता सड़क पर आ गए। ये फिल्म दिखाने के लिए नहीं है, ये फिल्म जगाने के लिए है। सारे समाज सेवी आ गए कि ये फिल्म दिखाने के लिए नहीं है, ये फिल्म जगाने के लिए है। मैं कहना चाहता हूं साहब, लोग कहते हैं कि अपनी बहन बेटियों को फिल्म दिखाओ केरला स्टोरी। एक बड़ी टिप्पणी आपके बीच में करना चाहता हूं, आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति इतनी कमजोर हो गई है कि हमारी बेटियों की इज्जत के लिए हमें एक फिल्म पे निर्भर होना पड़ेगा। साहब हम हमारे बेटियों को वो संस्कार दें, उन्हें बताएं कि शिव कैसा है, उन्हें बताएं कि कृष्ण कैसे हैं, उन्हें बताएं कि राम कैसे हैं। उस दिन के बाद वो ये कभी नहीं कहेगी कि मेरा अब्दुल ऐसा है। साहब हमारे लिए हमारे संस्कार बड़े होते हैं। एक बिटिया के 35 टुकड़े हो जाते हैं। देखो मैं छोटे छोटे टुकड़े आपको सुना रहा हूं क्योंकि मुझे जो समय दिया गया है, क्योंकि साहब कई समस्याएं हमारे देश में रहती है। और ये जो कवि यहाँ पर आए हैं ये आपके प्रेम के लिए आए हैं, जो आपका प्रेम तालियों के रूप में मंच तक पहुंचता है। तब मैं कहना चाहता हूं पैसा मायने हमारे लिए नहीं लगता है साहब, क्योंकि पैसों की तो ये स्थिति है जिस 2000 के नोट को हम संभाल के रखते हैं वो रातों रात बंद हो जाता है। सच्ची बात कहना चाहता हूं कि पैसा आदमी के रूह, और हम तो कवि हैं, जब हमारा सीजन चलता हमारे पास सनाप पैसे होते हैं, वरना टोस के भी मानदे रहते हैं। अभी 6 महीने पहले मेरे को चिकनगुनिया हो गया, मेरे पिताजी ने 25,000 रुपए लगाए, मैं बिस्तर पे पड़ा। ये कविगण मेरे को देखने के लिए आए तो सौरभ भैया ने मेरे से पूछ लिया, बोले कुलदीप कैसा लग रहा है। अब मैं बोलूं उसके पहले मेरे पिताजी बोल उठे, बोले उनसे पूछ के देखो जिनका पैसा लग रहा है। तो मायने साहब प्रेम रखता है, प्रेम जो तालियों के रूप में हम तक पहुंचता है, जो हमारी ऊर्जा बढ़ाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। और कहीं स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है वो आधी जंग लड़ने के पहले ही जीत जाता है। बस उसी जंग में आपको मेरा साथ देना है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, एक कविता अपने मन की आपके बीच में, जिसने कुलदीप को कुलदीप रंगीला बनाया। ये कविता भी पिछली 22 तारीख को मैंने दिल्ली के कम्युनिटी हॉल में पढ़ी थी। सराफा एसोसिएशन का प्रोग्राम था, सामने केवल सोने चांदी के पारखी लोग बैठे थे भाई साहब। जब मैंने कविता पढ़ी तो एक श्रीमान जी मंच पर चढ़े, उन्होंने अपने गले में से 10 तोले की सोने की चेन निकाल ली और मेरे गले में डाल दी। मेरी पीठ थपथपाते हुए कहने लगे, बोले ये तुम्हारी कविता का पुरस्कार। मैंने कहा धन्य हुआ, एक कविता का इतना बड़ा पुरस्कार के 10 तोले की सोने की चेन। उस चेन को मैंने जेब में नहीं रखा, बैग में नहीं रखा, मैं मुट्ठी में रख के घर तक लाया, क्योंकि मेरे साथ में 4 कवि भी थे। मैंने सोचा जो कविता नहीं छोड़ते वो चेन कब छोड़ेंगे। घर आया, मेरे को डाउट था, मैंने कहा ये 10 तोले की है कि नहीं है। हमारे यहाँ मणिराम जी की दुकान है, वहां गया, वहां जाकर के मैंने उनसे कहा तोल के बताओ कितने तोले की। मणिराम जी ने तोला, बोले 10 तोले की। मैंने कहा कितने की, बोले 36 रुपए की। तो कवि नहीं, कई बार श्रोता भी बदमाश निकल जाते हैं। तब निवेदन करता हूं, एक छंद पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा, क्योंकि जो समय मुझे दिया गया था वो लगभग हो गया है। मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, योगी जी कह रहे हैं क्या स्थिति मजनू होगी। भाई साहब ध्यान के प्रेम के परिंदे नित्य प्रेम गीत बोलते थे, आज वहां उनके पिताजी बोलने लगे। और सीटियां बजा के नित्य लैलाओं को छेड़ते थे, सर को झुका के हाँ जी बोलने लगे। तो कुछ मजनू तो इतने जी ज्यादा डरे हैं कि विवाह के लिए भी वो नाजी बोलने लगे। और कुछ शादीशुदा लोग योगी जी से डर कर बेगम को अपनी बुआ जी बोलने लगे, बेगम को अपनी बुआ जी बोलने लगे। और बहुत अच्छे। एक छंद मुझे और आगे, क्योंकि एक आध्यात्मिक भूमि है, एक छंद और आध्यात्मिक छंद आप तक पहुंचाता हूं, क्योंकि मां सरस्वती का चित्र यहाँ पर विराजमान है। हम हर जगह गीता का एक श्लोक लिखा हुआ देखते हैं जिसपे लिखा होता है कि इस धरती पर आदमी अकेला आता है और अकेला जाता है। मैंने इस बात का थोड़ा सा विरोध किया। मैंने कहा यह बात पूरी तरीके से सत्य है कि आदमी आता अकेला है, परंतु यह गलत है कि आदमी जाता अकेला है। आदमी अपने साथ क्या लेके जाता है, बात आप तक पहुंच जाए तो तालियों का महोत्सव करके मुझे विदा करना निवेदन करता हूं। मंच का भी ध्यान चाहूंगा
कि बूढ़ा हो जवान हो गरीब धनवान हो के सबको एक दिन अपने संग काल लेके जाता है। वो गाड़ियों में घूमता था, बंगलों में रहता था, संग में ना कोई कुछ माल लेके जाता है। तो अकेले ही आए थे हम और अकेले ही जाना हमें, विद्वानों का कहाँ ये ख्याल लेके जाता है। पर कहे कुलदीप ना अकेला कोई जाता, वहाँ 10-12 लोगों के वो बाल लेके जाता है।